सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां लगभग 320 साल तक लगातार खून बहा, जहां पावर और एम्बिशन के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर गए। आज हम हिस्ट्री को किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक चैप्टर की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक रियल लाइफ हाई स्टेक्स गेम ऑफ ग्राउंड्स की तरह देखेंगे। आज बात होगी दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी एपिक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कोई छोटी मोटी टेरिटरी नहीं थी। 1206 से लेकर 1526 तक ये एम्पायर मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक बहुत ही मैसिव हिस्से पर राज कर रहा था। ये सिर्फ जमीन जीतने का खेल नहीं था, ये थी एब्सोल्यूट डोमिनेंस की एक माइंड ब्लोइंग दास्तान। इस पूरे पावर प्ले को हम 5 थ्रिलिंग चैप्टर्स में बांट सकते हैं। इसे दिमाग में लॉक करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, MKTSL, यानी मामलुक, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। हर एक चैप्टर अपने आप में राइज, एक्सपेंशन और इनएविटेबल फॉल की एक जबरदस्त कहानी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1, गुलामों से सुल्तान तक का सफर, दी मैमलुक डायनेस्टी 1206 से 1290। जब मोहम्मद घौरी की मौत हुई, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लिटरल गुलाम, एक स्लेव, अपना नसीब खुद लिखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ताकत से इस माइटी एम्पायर की नींव रखी, लेकिन इन शुरुआती बॉर्डर्स को असली स्टेबिलिटी दी इल्तुतमिश ने। एक तरफ बाहर से खतरनाक मंगोल्स अटैक कर रहे थे और अंदर अपने ही लोग बगावत की साजिशें बुन रहे थे। तभी इल्तुतमिश ने मास्टर स्ट्रोक खेला, तुर्कान चेहलगानी बनाया। 40 सबसे इलीट और लॉयल नोबल्स का एक ग्रुप जो थ्रोन को बचा सके। असली पॉलिटिक्स का खेल यहीं से शुरू होता है। इस दौर में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज आईं जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गईं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लोग लाखा बख्श कहते थे क्योंकि वो बेहद जेनरस था। फिर आती हैं रज़िया सुल्तान। उन्होंने उस वक्त के सारे मेल डोमिनेटेड रूल्स तोड़ दिए और दिल्ली की अकेली फीमेल रूलर बनी। एक ब्रिलियंट माइंड, पर सैडली उनके अपनी ही पावर हंग्री नोबल्स ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनकी जान ले ली। और फिर अचानक एंट्री होती है घियासुद्दीन बलबन की, जिसे हिस्ट्री का ब्लड एंड आयरन डिक्टेटर कहा जाता है। बलबन एक बात बहुत अच्छी तरह जानता था, पावर में रहना है तो लोगों के दिलों में खौफ होना चाहिए। उसने सिजदा और पाइबोस कंपलसरी कर दिया, यानी घुटनों पर बैठकर सर झुकाना और सुल्तान के पैर चूमना। उसने खुद को जमीन पर भगवान की परछाई, यानी शैडो ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया। ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं थे दोस्तों, ये इंटेंस साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स थे, ताकि किसी नोबल की हिम्मत ही ना हो सुल्तान के खिलाफ आवाज उठाने की। और अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, वॉर एंड मार्केट्स, द खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। जलालुद्दीन खलजी नेचर से थोड़ा सॉफ्ट और टॉलरेंट था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसके अपने ही हाईली एम्बिशियस भतीजे अलाउद्दीन ने वायलेंट तरीके से उसे हटाया और तख्त छीन लिया। अलाउद्दीन के आते ही एनर्जी पूरी तरह बदल गई। उनका एक्सपेंशन मैसिव था। अपने जनरल मलिक काफूर के साथ मिलकर अलाउद्दीन ने नर्मदा नदी क्रॉस की और साउथ इंडिया के वॉर फील्ड्स में ऐसी तबाही मचाई कि वहां से अनगिनत दौलत ड्रेन करके ले आया। पर अलाउद्दीन सिर्फ एक रूथलेस कॉन्करर नहीं था, वो प्रैक्टिकली एक स्ट्रिक्ट CEO की तरह था। उसने मार्केट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। पर इसका लॉजिक क्या था? रीजन बहुत क्लियर था। मंगोल्स बॉर्डर पे लगातार हमले कर रहे थे। उनसे बचने के लिए एक ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत थी, पर इतने लाखों सोल्जर्स को हाई सैलरी देना ट्रेजरी के बस में नहीं था। तो सोल्यूशन क्या निकाला? मार्केट में बेसिक चीजों और खाने के दाम इतने सस्ते कर दिए कि कम सैलरी में भी सोल्जर्स आराम से अपना खर्चा चला सकें। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। अब इन डस्टी बैटलफील्ड से निकलकर थोड़ा विजुअल ब्रीदर लेते हैं। इस वायलेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल के बीच एक बहुत ही मैग्निफिसेंट कल्चरल शिफ्ट भी हो रहा था। अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये रियलिस्टिक मिडीवियल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखाता है कि लगातार वॉर्स के बावजूद इस एम्पायर के पास कल्चरल वेल्थ की कोई कमी नहीं थी। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 3 पर, जहां सस्पेंस बिल्कुल पीक पर है, द मैड जीनियस, द तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। यहां से एम्पायर में टोटल केओस शुरू होता है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। खलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन को हमने देखा एक स्ट्रिक्ट CEO की तरह, जो रूथलेस था, हाईली प्रैक्टिकल था और सक्सेसफुल भी। पर तुगलक एरा का मोहम्मद बिन तुगलक,
वो था एक मैड जीनियस। वो हाईली एजुकेटेड था, विजनरी था, अपने वक्त से सदियों आगे का सोचता था, पर उसके प्लान्स एग्जीक्यूट करने के तरीके कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल थे। उसके डिजास्टर एक्सपेरिमेंट सुनिए। पहला, उसने अचानक कैपिटल दिल्ली से उठाकर दौलताबाद शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। फिर इकोनॉमी सुधारने के लिए ब्रॉन्ज की टोकन करेंसी शुरू की, पर लोग भी कम नहीं थे। लोगों ने अपने घरों में ही नकली ब्रॉन्ज के सिक्के छपने शुरू कर दिए और रॉयल ट्रेजरी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। और सोचिए, जब दोआब रीजन में किसान एक भयंकर सूखे यानी फैमिन का सामना कर रहे थे, तब उसने वहां हेवी टैक्स लगा दिया। आइडियाज टेक्निकली लॉजिकल थे, पर एग्जीक्यूशन एक एब्सोल्यूट डिजास्टर साबित हुआ। और आयरनी तो देखिए, तुगलक्स के अंडर ही दिल्ली सल्तनत ने अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम ज्योग्राफिकल पीक हिट किया, पर यही सक्सेस उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इतना कोलोसल स्केल अनमैनेजेबल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मैसिव एम्पायर अपने ही स्ट्रक्चर के वेट के नीचे धीरे धीरे फ्रैक्चर होने लगा हो। ऐसे अनस्टेबल माहौल में फिरोज शाह तुगलक ने इस डिके को रोकने की एक आखिरी कोशिश की। उसने 300 नए शहर बसाए, किसानों के लिए कैनाल्स खुदवाईं, मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले। पब्लिक वर्क्स काफी रिमार्केबल थे। लेकिन ओपनली और ऑब्जेक्टिवली बात करें तो उसने जिजिया टैक्स इंपोज करके और स्ट्रिक्ट रिलीजियस इनटॉलरेंस दिखाकर आम जनता का सपोर्ट हमेशा के लिए खो दिया। एम्पायर अंदर से कंप्लीटली वीक हो चुका था। इसी के साथ कहानी का टोन थोड़ा डार्क होता है। चैप्टर 4, द स्लो डिके, द सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। 1398 में तिमूर के भयंकर इन्वेजन ने पूरी दिल्ली को जलाकर राख कर दिया था। इसके बाद पावर किस तरह श्रिंक हुई, ये देखना वाकई शॉकिंग है। जो एम्पायर कभी पूरे इंडिया में डोमिनेट करता था, वो अब बस पंजाब और दिल्ली के आसपास तक सिमट कर रह गया था। एक टाइम का सुपर पावर अब बेयरली सर्वाइव कर रहा था। और इसी टाइमलाइन में आती हैं सैयद रूलर्स, जो इस पूरी कहानी में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए। और अब आते हैं द ग्रैंड फिनाले पर। चैप्टर 5, द फाइनल स्टैंड, द लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। इस बार थ्रोन पर पहली बार अफगान रूलर्स बैठते हैं। ये इस डूबते हुए एम्पायर की एक फाइनल डेस्परेट कोशिश थी सरवाइव करने की। बहलुल लोधी और सिकंदर लोधी ने इकोनॉमी में जान फूंकनी चाहिए, यहां तक कि उन्होंने अपना नया स्ट्रांग होल्ड आगरा में बनाया। पर क्या फायदा, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर थे। इंटरनल रिवोल्ट्स अब अनकंट्रोलेबल हो चुके थे और नोबल्स अपनी ही पावरफुल पोस्ट्स के लिए सुल्तान के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहे थे। तो इस फाइनल धमाके से ठीक पहले चलिए इन कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। ऐबक था हमारा जेनरस फाउंडर, बलबन डर पैदा करने वाला आयरन डिक्टेटर, अलाउद्दीन लॉजिक और कंट्रोल लगाने वाला स्ट्रिक्ट सीईओ, और एमबी तुगलक अपने ही एम्पायर को तबाह करने वाला मैड जीनियस। ये सब थे इस गेम ऑफ क्राउन्स के मेन प्लेयर्स। पर हर शतरंज के खेल का एक अंत जरूर होता है। साल 1526, 1526, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। खुद इब्राहिम लोधी के अपने ही लोगों ने उसके साथ गद्दारी की और काबुल के रूलर बाबर को इंडिया पर अटैक करने का इन्विटेशन दे दिया। सोचिए क्या होता है जब एक अंदर से फ्रैक्चर्ड एम्पायर एक फ्रेश और पावरफुल इन्वेडिंग आर्मी से टकराता है। इब्राहिम लोधी की हार होती है, वो वहीं मारा जाता है, और इसी के साथ 320 साल तक चलने वाला दिल्ली सल्तनत का ये खूनी और एपिक चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहां से जन्म लेता है एक नया एम्पायर, द माइटी मुगल एम्पायर। लेकिन वो कहानी किसी और विश्लेषण में। हिस्ट्री कितनी अजीब और जुड़ी हुई है ना। एक गद्दारी, एक डिफीट, और पूरा इतिहास पलट गया।